क्या होगी। कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस हमारे ऊपर झूठे मुकदमे लगा दे। अभी हमारी एक बहन ने पूछा था कि हम उस महिला के लिए संघर्ष करने के लिए जब गए तो पुलिस ने उल्टा हमको ही धमकाना शुरू कर दिया, तो हम क्या करें। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कानून तो सभी के लिए है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में भी विधि के समक्ष समानता है, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे टाटा हो, चाहे अंबानी हो, कोई भी व्यक्ति हो, यदि आपके साथ मारपीट करता है, गाली गलौज करता है, चाहे टीआई हो, आपसे अमानवीय व्यवहार करता है, उसके आप तत्काल एक शिकायत बनाइए। उस शिकायत को यदि थानेदार कांस्टेबल ने आपके साथ बदतमीजी की है तो थानेदार को आप लिखित रूप में आप थाने जाएं। यदि वो शिकायत नहीं लेता है, आप एसपी ऑफिस में जाएं, एक आवक जावक डिपार्टमेंट होता है, उसके अंदर आप शिकायत दे के आए और सील लगाने के बाद उसकी शिकायत को पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस महानिदेशक को बाई डाक भेज दें। उसके आप 15 दिन के अंदर जब एडी आपके पास वापस आ जाए एक्नॉलेजमेंट, उसको आप न्यायालय के अंदर परिवाद दायर करें और उस परिवाद के साथ में उस व्यक्ति के खिलाफ न्यायालय संज्ञान लेगा। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि चाहे वो कोई व्यक्ति हो, उस व्यक्ति के खिलाफ जब पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है, चाहे वो पुलिस का टीआई क्यों ना हो, मैं 4 टीआईओ को सस्पेंड करा चुका हूँ। हमारे क्षेत्र के अंदर कोई भी व्यक्ति, कोई भी कार्यकर्ता यदि जाता है, उसके साथ पुलिस बदतमीजी से व्यवहार कर देती है। जैसे आवेदन दिया तो पुलिस कहती 100 रुपये दे दो, हमने 100 रुपये देने से मना किया तो कहता जाओ तुम्हारी शिकायत नहीं लिख रहे, तुमको जो करना है सो कर लो। आपको सिर्फ अगर जब पुलिस तुम्हारे साथ इस तरह का व्यवहार कर सकते हो तो अपनी शिकायत के अंदर आप भी कुछ नमक मसाला आके उस पुलिस वाले के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हो। एक अधिकारी से लेकर उस अधिकारी के ऊपर तक एक चेन सिस्टम बना हुआ है। एक पुलिस अधिकारी जिसे लोक सेवक कहा जाता है, ये सब हमारे नौकर हैं, हम उनके मालिक हैं, लेकिन बशर्ते हमको जागना होगा अपने अधिकारों के लिए। हम क्या कर सकते हैं, हमको सिर्फ इतना देखना है कि उस अधिकारी की शिकायत किस अधिकारी से की जाए जिससे हमारा काम हो जाए। एक एचआरएन की तरफ से सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश पुलिस की जो वेबसाइट है वो वेबसाइट पूर्णतः ब्लॉक पड़ी है। आज कोई व्यक्ति यदि चाहे कि मैं उसको ईमेल के द्वारा पुलिस को शिकायत भेज दूँ तो वो शिकायत जितने भी आप ईमेल भेजेंगे सारे ईमेल फेल हो जाएंगे। तो हमको ये आवश्यकता है कि मध्य प्रदेश की वेबसाइट को तुरंत खुलवाया जाए, जिससे कि यदि कोई पुलिस अधिकारी, कोई थाना प्रभारी, कोई एसपी, डीएसपी हमारा आवेदन लेने से इनकार करता है तो हम उसकी तत्काल शिकायत उस वेबसाइट पर डालें, जिससे कि हमको तत्काल उसकी रिसीविंग प्राप्त हो जाए कि हमने इस तारीख को शिकायत की थी, उस पर ये कार्रवाई नहीं हुई। हम न्यायालय में उसी वेबसाइट के आधार पर परिवाद निकाल सकते हैं, जिससे कि हमको त्वरित न्याय मिलने की संभावना रहेगी। आज हम देखते हैं SC/ST एक्ट के अंदर भी न्यायालय में व्यक्ति जाता है और तो थाने में जब व्यक्ति जाता है तो उसकी सुनवाई नहीं होती है। उसका आवेदन लिया और उसको कहा जाओ भाई अभी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हुआ। किसी व्यक्ति को यदि अपमानजनक शब्द बोल दिए तो उसको वो व्यक्ति कैसे प्रूव करेगा? सिर्फ कहेगा तो सही कि हमको उसने ऐसी गाली तो की है, अब उसको मारा पीटा तो है नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं SC/ST एक्ट तो बनता है। अब वो कार्रवाई नहीं कर रहा है तो उसकी कम से कम शिकायत के लिए इस तरह की कार्यप्रणाली होनी चाहिए। ये मेरा एचआरएन से निवेदन है कि मध्य प्रदेश की वेबसाइट को तत्काल से खुलवाने के लिए पिटीशन भी लागू करनी चाहिए। धन्यवाद। साथियों, अभी भाई साहब ने जो बात बोली, शिकायत की, वो मैं तो सुनने आया था, लेकिन अभी आपने जो बात बोली उस पर फिर मुझे थोड़ा सा कहना पड़ रहा है। एक घटना 2011 में 31 मार्च को हुई और उसमें एक दलित लड़के को सरपंच ने जिंदा जलाकर मार डाला और उस समय भरा बाजार था। उसकी शिकायत जब एसपी से की गई, गरीब आदमी है और वो इतना गरीब आदमी है कि जो बाल्टी या कोई भी ऐसे जो सामान, कबाड़े का सामान जोड़ के वो पेट भरते हैं, तो सामने वाला जिसने जला के मारा उसके पास 250 बीघा जमीन है, रघुवंशी है, सरपंच है, सीएम के साथ उसके फोटो अभी भी खींचते रहते हैं मुख्यमंत्री के। जब उसको जिंदा जला के मार डाला तो हमने एसपी से शिकायत की थी, तो एसपी ने उसमें 7 लाख रुपए लिए, कोई कार्रवाई नहीं की। एसडीओपी ने कोई कार्रवाई नहीं की। फिर उसके खिलाफ हमने, मैं खुद गया, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं गृह सचिव से मिला, प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मिला होम के, और डीजीपी से मिले, तो डीजीपी ने एसपी को बोला कि तुम जाओ वहां पे, तुम क्यों नहीं जा रहा? नहीं, डीजी ने नहीं बोला। इसके बाद कुछ नहीं हुआ तो फिर हम हाईकोर्ट गए इन सबसे मिलने हुआ, तो हाईकोर्ट ने निर्देश दिया
कि एसपी जो है वो जिम्मेदार आदमी है, टीआई न जाए ना जाए, लेकिन एसपी को तो घटना स्थल पर जाना चाहिए। तो वो हाईकोर्ट की कॉपी लेकर हम यहाँ आए और डीजीपी से मिले, तो डीजीपी ने उनसे बोला कि तुम हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं करा, आप जाओ। तो वो वहां पे गया तो ये बंदा यहीं पे था, तो वहां पे उसने जाके ऐसी रिपोर्ट बनाई कि उसका कोई प्रूफ ही नहीं मिला। तो सबसे महत्वपूर्ण बात उसकी ये थी उस केस की कि उसमें डाइंग डिक्लेरेशन है, डीडी है कि मुझे साहब मिट्टी का तेल डाल के जला कर मारा। अब वो जितनी दुकानें हैं, वो था अहिरवार, शिवकुमार अहिरवार नाम, वो जितनी दुकानें आसपास है सब बनिया लोगों की, ऊंचे तबके के लोग हैं, जो सरपंच से मिले हुए लोग। जब उसे मार दिया तो फिर जब हमें पता ही नहीं चला कि साहब एसपी गए कि नहीं आए, फिर उसमें घंटे में आप कोर्ट लगाई हाई कोर्ट में, तो वहाँ एसपी साहब का जवाब आया कि साहब हमने उसमें जांच करी और जांच में ये पाया कि उसमें कोई सबूत ही नहीं है, उसने खुद आग लगा दी थी मिट्टी का तेल डाल के, इसलिए हमने तो उसमें खात्मा रिपोर्ट, क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर। जब क्लोजर रिपोर्ट को उसमें कोर्ट में पेश कर दी तो हम फिर उसके पीछे आए साहब हाई कोर्ट का जो जवाब पढ़ के, तो क्लोजर रिपोर्ट के ऊपर मैंने आपत्ति लगाई। तो हमारी क्लोजर रिपोर्ट को ऐसा परिवाद पत्र स्वीकार किया गया, उसमें हमने गवाही पेश करवाई 4, तो 4 गवाही पेश करवाई और साथ में डाइंग डिक्लेरेशन। तो हमने जज साहब के सामने पेश किया और सारे हमने वो नुपुर तलवार वाले ये सारे साइटेशन लगाए, तो उन्होंने उसमें आर्डर करा और हमने उसमें बोला था सब क्लोजर रिपोर्ट में हमारे घर के किसी आदमी को नहीं बुलाया था, जब आपने स्वीकार करी, अब चूंकि हमारी आपत्ति आ गई, आप इसमें क्राइम ऑफ ऐसी मामला बनता है, प्रकरण दर्ज करें और इश्यू ऑफ प्रोसेस की कार्रवाई करें। तो उन्होंने क्या करा कि जो क्लोजर रिपोर्ट पेश करी थी उसमें 30 गवाह थे, तो 10 की गवाही ले ली। फिर उन्होंने क्या करा कि जो 18 गवाह थे, हमारे अभ्यास के बाद कोई ऑर्डर नहीं करा, 18 गवाह का ऑर्डर कर दिया कि जो बाकी गवाह रह गए हम सबको बुलाएंगे जज साहब। अब जज साहब भी सेट हो गए, अभी अलग मैटर है, इस पॉइंट से कह रहा हूँ, जज साहब उसमें सेट हो गए। जब उन्होंने 18 गवाहों का वो आवेदन फिर से बुलाने का कर दिया कि 4-4 पेशी पे हर गवाह आएगा, तो फिर मैंने उस पर उनको आपत्ति करी उस ऑर्डर पे, तो वो मेरे से भिड़ गए जज साहब। मेरी और किसी साथी का कोई सवाल हो, किसी साथी का कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। संचालक अपने हाथों से नहीं होती, तो ये केस हमारे पास जब आया फिर हमने इस पर बहुत बड़ा मुद्दा उठाया, राजनीति के तहत पुलिस द्वारा ग्वालियर जिले में जो स्कूल संचालक है, तो जैसे पानी का बच्चा जो वो फीस देता है स्कूल में, तो वो फीस अपने हाथों से नहीं चुकती वो संचालक। तो ये मुद्दा जब हमारे पास आ गया तो हम गए उनसे बात की, तो जब बहुत बड़ा ये मुद्दा आगे बढ़ता गया फिर वो क्या करने लगे कि स्कूल का कोई टीचर है ना तो उसको पैसे दिलवाए, तो स्वयं नहीं दिलवाए। तो ये भी एक उस बच्चे के अंदर कितनी हीन भावना होगी, फीस लेके जाते हैं, इसका मतलब हमारे अंदर क्या तो वो क्या पढ़ेगा, क्या उसके विकसित माइंड विकसित होगा, तो उसके साथ शुरू से ही जब आप फीस ही नहीं ले रहे तो उसको शिक्षक कर देंगे। ये चीज़ बहुत ज़्यादा जो है कई जगह तो ग्वालियर में ही नहीं है, वहाँ तो मैंने स्वयं देखा है, उस पर काम किया है, ऐसे कई केसेस आए, तो इस पर भी मुझे लग रहा है कि उनको ये लगाया या कुछ भी हुआ है तो कदम उठाएगा। ये हमारा प्रश्न सुनील डॉक्टर के साथ में हम जुड़े वाले हैं, करीब हम 100 गाँव के ऊपर दौरा किया है और हम उनके साथ में रह चुके हो, और हम ये चाहते हैं कि हम संगठन बनाना चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए। जो छुआछूत चल रहा इस देश में आवाज़ उठा के बात करना चाहिए, चाहे कोई रहो अपने से बड़े या कोई रहो अपने, वो अपन चाहते हैं अपने से वो छोटे हैं, अपन छोटे नहीं है। और ये हम ये चाहते हैं कि उनका सहयोग करो और हमारा साथ दो, और जो छुआछूत जिस चीज़ के लिए हमारे लिए हम जाते हैं खाना खाने बुलाते हैं, हम बाहर खाना खिलाते हैं, हम चाहते हैं कि हम उनके साथ में खाएं, लेकिन वो नहीं चाहते क्योंकि वो बड़े लोग हैं, उनके पास में पैसा है, हमारे पास में पैसा नहीं है। इस वजह से हमको डराते हैं, धमकी लाते हैं, क्योंकि उनके पास में पैसा है। ये जो पैसा अपना है, गरीबों का पैसा है,
वो सरकार के पास में है। बस इतना ही चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ले जाया गया था डॉक्टर के पास। सबसे पहले तो वो भर्ती नहीं कर रहे थे, लेकिन डीएलएन की मदद से उसको भर्ती करवाया गया और भर्ती करवाने के बाद 1 दिन बाद या 2 दिन बाद उसकी छुट्टी कर दी गई। पेशेंट की कंप्लेन ये थी कि मुझे रिलीफ नहीं हुआ है, पेट दर्द जैसा का वैसा है, एसिडिटी है, कोई रिलीफ नहीं है। उसके बाद डॉक्टर ने ये कहा कि बोले आपको 7 दिन की मेडिसिन दे दी गई है, आप घर पे जाइए, घर पे 7 दिन की मेडिसिन लीजिए, आपको आराम पड़ जाएगा। और वो डॉक्टर के तेवर ऐसे थे कि उनकी वाइफ जो थी, पेशेंट की वाइफ, वो इतना डर रही थी कि उनको इतना डर लग रहा था कि उन्होंने डायरेक्ट मैम को बुलाया, जो डीएलएन होता है, डीएलएन ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट लेवल नेटवर्क ऑफ पीपल लिविंग विद एचआईवी, उनके अध्यक्ष महोदय थे, उनको बुलाया और कहने लगे दीदी ये डॉक्टर का रवैया बहुत गर्म होकर बात कर रहे थे, ये इनको बोला कि हमको आराम नहीं है, उसके बावजूद में इन्होंने जबरदस्ती छुट्टी कर दी है, प्लीज आप इनसे रिक्वेस्ट कीजिए। बोले मैं बात नहीं कर पाऊंगी, मुझे ऐसा लग रहा है बोले वो डॉक्टर मेरे को मार देगा। तो मैम जो है उनसे बात करने के लिए गए, उनसे कहा कि डॉक्टर साहब इनको आराम नहीं है क्लाइंट को, और आपने उनकी छुट्टी कर दी। तो बोले मैंने उनको दवाई लिख कर दे दी है, वो दवाई ले लेंगे घर पे, आराम पड़ जाएगा उनको। तो मैम ने कहा कि यही सिलसिला लगातार 6 महीने से चलता आ रहा है, डॉक्टर लोग यही कह रहे कि आराम पड़ जाएगा, आराम पड़ जाएगा, ये हर महीने आता है दवाई लेके जाता है, लेकिन इनकी सेहत लगातार गिरती जा रही है। तो डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, बोले आप इंदौर लेके चले जाइए, हायर सेंटर लेके चले जाइए। तो मैम ने कहा कि ठीक है सर, आप इनका रेफरल बना दीजिए, हम हायर सेंटर लेके चले जाते हैं। तो उन्होंने ये कहा, उनको इतना बुरा लगा, इतना इंसल्टिंग लगा जब रेफरल की बात की गई, तो उन्होंने ये कहा कि हम रेफरल नहीं बना के देंगे, अब इनको ऐसे ही ले जाओ। बड़े एड्स पॉजिटिव लोगों की नेतागिरी करने वाले हैं। तो मैम ने कहा कि देखो आप जब तक रेफरल बना के नहीं दोगे, हायर सेंटर इनको कैसे ट्रीटमेंट देगा? हायर सेंटर बोलेगा सबसे पहले आप अपने डिस्ट्रिक्ट में ट्रीटमेंट करवाइए, या फिर वहाँ के डॉक्टर के द्वारा। पहले सीएमएचओ को सौंप दो एक बार, मतलब मारो। और कंक्लूजन ये निकला था, उन्होंने कहा था कि जो जांच की जाएगी बोले, और जो दोषी व्यक्ति होगा उसके अगेंस्ट एफआईआर दर्ज की जाएगी। दोषी व्यक्ति की अगेंस्ट तो नहीं हुई, उन्होंने हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी और हमारी गिरफ्तारी कर ली, और जमानत लेने के बाद हम कोर्ट में जा रहे हैं फौजदारी करने के लिए। थैंक यू। हमारे सभी वकील साथी यहाँ पे हम सभी उपस्थित लोग दलितों के संबंधित चर्चा कर रहे हैं। हम दलितों के विषय में, हम दलित परिवार के विषय में आशा उन लोगों से कर रहे हैं, न्याय उन लोगों से मांग रहे हैं जो दलितों को नितांत लूटने का काम करते हैं, परेशान करने का काम करते हैं। हम हाथ किसके आगे फैला रहे हैं? जो दलितों को परेशान कर रहा है, दलितों को लूटने का काम कर रहा है।